बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को कैसे डील करने वाले हैं, राइट। इसके बाद आज जो हमारे पास सेशन रहेगा वो सिंपल सा, एक तो हमें उन फॉर्मूलों को कैसे प्रैक्टिस करना है इस बारे में रहेगा और एक दो कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर चीज़ें रहने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का रिवीजन कराता हूँ उन्हीं 7 फॉर्मूले से जो हमारे पास थे। पहला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर्मूले को आप किसी भी फॉर्मूले के साथ लिख सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यू कैन यूज़ एनी फार्मूला एनीवेयर। आज इसको थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, लग रहा है ना यूट्यूबर वाले, नहीं पता पड़े फ़ोन इधर आ जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर, सबसे पहला क्या था बेटा, मास अपॉन में मोलर मास, याद है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला था नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी दे दे बेटा, इसको डिवाइड करते थे हम लोग किससे, Na से, जहाँ पर Na की वैल्यू एक कांस्टेंट थी जो कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के इक्वल थी। जो बच्चे आज पहली क्लास में बैठ रहे हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि पहला लेक्चर पहले देख लें, समझ यहाँ से भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए पहला लेक्चर देख लें। दूसरा जो मेरे पास रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बाद V@STP अपॉन 22.4 और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तीसरा हमारे पास था मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, 1 2 3 4 5। छठा हमारे पास क्या था बेटा, PV/RT, प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। और छठा आपके पास किसका था, मास को किस फॉर्मूला में चेंज करा था, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन में मोलर मास, ठीक है। ये सारी कहानी हम लोगों ने देख ली थी। अब मैं आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल देकर इन सब का इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ और आप लोगों को जो जो चीज़ें बेसिक याद रखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया था आपकी बुक से, NCERT से, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी और इसका हो गया था। उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है STP, एक होता है NTP। जैसे कि मैं अगर STP की बात करता हूं तो बेटा STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ऐसी कंडीशन जहां पर आपका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स है, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर हमेशा STP पे ही होगी पर इवेपोरेशन ऑफ वाटर NTP पे होगा। NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जो कंडीशन है ये हमारी NTP है। सेल का काम करना 25 डिग्री सेल्सियस पे है, जो घड़ी में अभी हमारे सेल काम कर रहा है ये 25 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है, तो क्या वो STP है, वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। समझ में आया। तो STP और NTP में डिफरेंस होता है। जब तक आपको STP नहीं दिया है और वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे या ये करेंगे या फिर ये करेंगे, पर आप बिना STP के इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर इसका क्वेश्चन कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 4 लीटर वाटर बॉइलिंग, या 11.2 लीटर कर लो, 11.2 लीटर ऑफ वाटर बॉइलिंग एट STP। देखो बेटा अगर वो बॉइलिंग कहता है तो भी ठीक है, हीटिंग कहते हो तो फिर वो STP पे नहीं रहेगा, तो कहानी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो ये STP की कंडीशन हो गई, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पर कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, V@STP। वॉल्यूम एट STP आपको कितना दे रखा है, 11.2, तो सिंपल यहाँ पर लगा दीजिए 11.2 अपॉन में 22.4 यानी कि 0.5 है। क्या मल्टीप्लाई करना है, वो V@STP मतलब मल्टीप्लाई नहीं, बताया है कि वॉल्यूम आपका STP पे लिया गया है, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक में, क्लियर है। अच्छा अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारे पास कौन सा बनता है बेटा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का। किसका बनता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का। पहले मोलैरिटी को आप लोग समझ लीजिए। देखो बेटा मोलैरिटी एक्चुअल में हमारे पास एक कंसंट्रेशन टर्म है।
अब ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है, आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी टर्म होती हैं जो कि आपकी डिपेंड करती हैं किस पर बेटा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। किस पर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, आराम से समझने की कोशिश करना। मैं अभी यहाँ पर एक ग्लूकॉन डी की बोतल रखता हूँ, उसमें मैं थोड़ा सा ग्लूकॉन डी मिला देता हूँ। ग्लूकॉन डी मिलाने पर मेरे पास जब मैंने टेस्ट किया तो शायद मीठा कम था, लेकिन मैंने और ग्लूकॉन डी मिलाया तो मीठा क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ गई। पर ये ज़्यादा किसकी वजह से बढ़ी, पानी की वजह से या फिर ग्लूकॉन डी की वजह से। तो ग्लूकॉन डी मेरे पास यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो यानी कि ये कंसंट्रेशन टर्म सारी जितनी भी हमारे पास रहेंगी किस पर डिपेंड करेंगे, हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको कंसंट्रेशन टर्म से बोलते हैं, क्योंकि दे डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही हैं, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला आता है मोलैरिटी का, ये फॉर्मूला भी बड़े एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन किसके, ये बात ध्यान रख लेना, ऑफ सॉल्यूट। किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, अब मोलैरिटी निकालना है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसका डालेंगे बेटा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, और ये भी किस में रहना चाहिए, लीटर में रहना चाहिए। सर इसका एक आध एग्जाम्पल मिल जाता तो और बढ़िया रहता। देखिए मैं आपसे कहता हूँ, ये थोड़ा सा ना परेशान तो कर रहा है, कहीं पता पड़े गिरे ना गिरे हैं। वायर वीडियो के बीच में भी आ रहा है, चलो नीचे ही रख देते हैं फिर, है ना। ये परेशान भी कर रहा था, वो ले लूँगा मैं। स्मार्ट वालों नहीं होता, स्मार्ट लगाते हैं यहाँ पे, दिखते हैं फिर ऐसे लगता है कि हाँ भाई कोई बेहतरीन सा बॉडी गार्ड जा रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से क्वेश्चन कहता हूँ कि फाइंड द मोलैरिटी। यहाँ पे ब्लर तो नहीं हो रहा, एक बार देखना बेटा वीडियो में, ब्लर तो नहीं हो रहा, ठीक। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ solute when dissolved in, when या 20 ml solute, 20 ml solute when dissolved in 80 ml of water। ये आपने मिला, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या निकालनी है, मोलैरिटी। आपको प्रोवाइडेड है इफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 5। ये कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन ने सिंपल चीज़ें दी हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, हम लोग ग्राम में ले सकते हैं उसको 20 ml को, बट 1 लीटर का ग्राम में थोड़ा कन्वर्जन अलग होता है, उसको हम लोग बड़ी क्लास में सीखेंगे, है ना। डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर में होता है, 1 लीटर इज इक्वल डेसीमीटर क्यूब में होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग ले लो, क्योंकि मैं अभी ग्राम में जो एक और चीज़ लेके आऊँगा नहीं, ठीक है, उसको हम लोग मोलैरिटी बोलेंगे, तो वो चीज़ें अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, इसलिए मैं ml में रखना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या गया था, मोलैरिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लो, वैसे ये लो 80 ग्राम पानी में ले लिया आपने, 20 ग्राम इसको ले लो, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं आपको पहले, ध्यान से सुनिएगा। इस फॉर्मूले में आपको पहले क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स से क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा इसे मत ले लेना, ये मत ले लेना गलती से भी, क्योंकि हमारे पास मोलैरिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। अभी तो मैंने आपको समझाया ग्लूकॉन डी वाला एग्जांपल लेके, पानी पे कोई चीज़ डिपेंड करी नहीं, किस पे डिपेंड कर रही थी, सॉल्यूट पर। तो यहाँ पर आप लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर क्या लिखेंगे, 20 अपॉन में, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना दे रखा है बेटा इसका, 5। अभी चेक कर लेते हैं बेटा कितना है, 5 से ये गया तो ये कितना आ गया, 4। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 4 आ गए। अब यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है मोलैरिटी निकालने के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दिया आपने 4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना होगा बेटा, गलती मत कर देना, 80 मत कर देना, 80 नहीं,
100 करना है, ये 100 ml का सॉल्यूशन बनाएगा, क्योंकि 80 और 20 है ना। अब मैं इसे आगे लिख देता हूँ, एंड इट फॉर्म्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये बनाए, अगर ऐसे नहीं दिया हो तो आप 80 और 20 प्लस करके लेना। बस ये सॉल्वेंट का मत ले लेना, क्योंकि सॉल्वेंट का लेंगे तो कहानी गलत हो जाएगी, इसलिए प्लीज बच के रहना। ठीक है, और यहाँ पर भी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम में v किस में रहना चाहिए, इन लीटर। तो ये 100 ml का सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे तो 100 लिखूंगा और ऊपर ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे करेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 40। 4 10 जा 40। इसकी यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स की मोल पर लीटर, तो 40 मोल पर लीटर, ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। अब मैं इसी क्वेश्चन में आप लोगों से कहता हूँ, बताओ मोलैरिटी की जगह पर मोलैलिटी बताइए। क्या बोलता हूँ, मोलैरिटी की जगह पर मोलैलिटी बताइए। अब देखो मोलैरिटी और मोलैलिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिंपल सा फर्क है, उसको हम लोग छोटे एम से डिनोट करेंगे। और ये मैंने सब बता दिया था ना यार, राइटिंग ढंग से नहीं लिखी थी वो माइक की वजह से। PV/RT डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बाय मोलर मास। ठीक है ना। अब जो हमारे पास मोलैलिटी है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, छोटा एम बेटा मोलैलिटी। तो एक बात का ध्यान रहे कि हमारे पास जो मोलैलिटी होती है वो भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। मोलैलिटी भी क्या है हमारे पास, एक कंसंट्रेशन टर्म है। और इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला बेटा मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये केजी, किसमें होना चाहिए, केजी। अगर मैं इसी क्वेश्चन की मोलैलिटी निकालता हूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो बिल्कुल बराबर आने वाले हैं 4, लेकिन जो हमारे पास मोलैलिटी में लेना है, नीचे मेन डिफरेंस देखिए किसका आ रहा है, मोलैरिटी में सॉल्यूशन था, मोलैलिटी में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितने में डिसॉल्व किया है हमने उसे, 80 ग्राम में, तो 4/80। पर ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए बेटा, केजी में, लेकिन ये 80 हमें किस में दे रखा था, यहाँ पर ग्राम्स में। इस ग्राम को अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा। और एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से ये गई, तो ये कितना आ गया, 40। देखो मोले हैं, लिखा तो सही है ना बेटा मैंने, ऐसे गुमराह कर देता हूँ बच्चों को। टीचर का क्या है, गलत लिख दे फिर क्या बोला सही है ना। कुछ भी बोल दो, गलत होगी, गलती तो बच्चे की होगी। टीचर गलती मानते हैं अपनी, नहीं मानते, पर मैंने मान ली, गलत बोल दिया, खुश। गलती से बहुत सारे जोक्स बनते हैं, पता है ना। हाँ बताएंगे ना, खुद भी गलती है। चलो इधर देखते हैं, तो m इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी। इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर थी ऐसे, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर किलोग्राम। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, मैं मिटाने जा रहा हूँ मोलैरिटी और कंसंट्रेशन टर्म्स को, मोलैरिटी और मोलैलिटी को मैं मिटाने जा रहा हूँ, उड़ा दूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट है, आगे चल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अमंग मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर फंक्शन, इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया फंक्शन कौन सा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपको क्या अच्छी लगती है, मोलैरिटी अच्छी लगी या फिर मोलैलिटी अच्छी लगी, बताओ और क्यों। तो क्या अच्छी लगी आप लोगों को, बताओ। मोलैरिटी बढ़िया थी या मोलैलिटी बढ़िया थी, हाँ भाई मोलैरिटी। रिटी कितने को अच्छी लगी थी, 1 2 3, कुछ तो हुआ 4, अब बाकी सबको मोलैलिटी है। तो आंसर है मोलैलिटी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, आइए बेटा। एक्चुअल में मोलैलिटी इज बेटर फंक्शन किसके लिए, कंसंट्रेशन टर्म्स को अगर हम लोग नापते हैं तो मोलैलिटी में नापने होता है। तो मोलैलिटी इज बेटर फंक्शन देन मोलैलिटी। अब आइए जानने की कोशिश करते हैं क्यों। देखो लिखा सही है अभी मैंने, बेशक बोला गलत हो, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। व्हाई, देखो मोलैरिटी जो हमारे पास चीज़ थी, ये वॉल्यूम के लिए कहानी आई थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
और मोलैलिटी जो आई थी ये हमारे पास मास के साथ है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलैरिटी में चेंज, मोलैरिटी आपकी चेंज हो सकती है। भाई सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम तो चेंज हो जाता है ना, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर? चेंजेस। भाई ऐसा तो नहीं है ना, ध्यान से सुनो, अगर आपने एक पैन में पानी लिया है, पैन PAN वाला पैन, PEN वाला पैन, ठीक है, तो उसमें अगर आपने पानी लिया और टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो तो उड़ जाता है ना, वो तो उड़ जाता है। लेकिन अगर आपने आटे में नमक मिला दिया, उसे गूंद के रख दिया, तो क्या आटा उड़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ? नहीं बढ़ेगा ना। तो आटे वाले केस में जो नमक था वो क्या था? मोलैलिटी। आटे में नमक क्या है? मोलैलिटी। पानी में चीनी क्या है? मोलैरिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ पानी चीनी उड़ जाएगा या फिर आटा नमक उड़ जाएगा? पानी चीनी। तो यानी कि मोलैरिटी चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ। तो यहाँ पर ये बिकॉज ऑफ टेम्परेचर मोलैरिटी में चेंज बट मोलैलिटी विल नॉट, मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। इसीलिए बेटर फंक्शन कौन सा है? मोलैलिटी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप लोगों से जो पूछी जाएगी, जो आपको पता रहनी चाहिए, अगर इन दोनों से पूछा जाएगा कंसंट्रेशन कौन है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पर मोल किसके ज्यादा होते हैं, तो आपका आंसर आएगा मोलैरिटी, क्योंकि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है और ये सॉल्यूट मतलब ये मास में डिसॉल्व हो रहा है। वो सॉल्वेंट लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है ना मोलैरिटी वाला, और ये सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, है ना। तो इसलिए हमारे पास ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन ज्यादा रहेगा, तो मोलैरिटी। ये बात है, कंसंट्रेटेड ये ज्यादा रहता है, पर बेटर फंक्शन ये है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कंसंट्रेशन टर्म्स में? मोलैरिटी मोलैलिटी क्लियर है, इसमें तो कोई गलतियाँ नहीं करोगे। अब आप सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम किसका आना है हमारे पास? सॉल्यूशन का। बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। यानी कि हमने ये फॉर्मूला कर लिया, ये फॉर्मूला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब आते हैं PV/RT। देखो मैंने आप लोगों को आपके सामने कुछ सारी चीज़ें हटाई थी, उसमें हमारे पास आप लोगों को बताया गया था कि R की वैल्यू क्या लेनी, ठीक है। तो जूल पर केल्विन पर मोल बताई थी मैंने R की वैल्यू, तो 8.314 लेंगे, है ना। और कैलोरी में लेंगे तो 2 लेंगे, 1.99 लेंगे। लेकिन मैं 9th क्लास में अभी बहुत ज़्यादा लोड ना देते हुए आप लोगों को सारी वैल्यूज अभी किस में दी जाएंगी? 8.314, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों से फाइंड करने। बताइए, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन which changes its temperature from 40 degree Celsius to 60 degree Celsius if the pressure was 180। ये बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट, ठीक है। प्रेशर को किसमें नापा जाता है? ATM में भी एक यूनिट में नापा जाता है। प्रेशर बार में भी होता है, प्रेशर टॉरिसेली में भी होता है, mmHg में भी होता है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट वो हम लोग आराम से बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सर, आपने दिया नंबर ऑफ मोल्स इन 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं सर नंबर ऑफ मोल्स बराबर फटाफट से V@STP अपॉन 22.4 लगाकर 3/22.4 लगाकर अपना आंसर लिख के आ जाऊंगा, और आप ऐसे करके टिक कर देना और मुझे 2 नंबर दे देना। बेटा जितनी जल्दी से आप ये लिख के आए हो उतनी जल्दी मैं ऐसे कटकस लगाऊंगा और 0 नंबर दूंगा। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? क्यों? नहीं, इससे क्या मतलब है प्रेशर दे रखा है? रीज़न है कि सर STP नहीं है, जो आपने वॉल्यूम प्रोवाइड कर रखा है हमारे को, ये STP पर कंडीशन पर नहीं है, ये आपने एक नॉर्मल वॉल्यूम दे दी है। तो या तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला यूज़ करूंगा या फिर ऐसा करूंगा या करूंगा, पर मेरे को आसानी से दिख रहा है कि मैं इस फॉर्मूले में, हाँ बेटा होगा तो वही, हाँ जी ओके। इंटू 20 करना है या? हाँ मैं बता देता हूँ बेटा,
एक देखो यहाँ पर एक बच्चे ने क्वेश्चन अच्छा पूछा है कि सर टेम्परेचर क्या करूँ। एक्चुअल में वहाँ पर जो टी है ना, तो आपके पास कई बार ऐसे भी आ जाएगा आर डेल्टा टी, और ये डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस T2 माइनस T1। मैंने आप लोगों को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना सिखाया था, याद है? डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग +273 करते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी आप लोग टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो उसके लिए आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करें। रीज़न है डिफरेंस तो दोनों का सेम रहेगा। नहीं यकीन होता? करके देख लेते हैं भाई। 40 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हुए? 273 प्लस कर दो तो कितना आया? 313। और 60 डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ? 333। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 20 आया। तो ये करोगे इसमें से तो भी 20 आया डिफरेंस। डेल्टा टी का मतलब क्या है? टेम्परेचर का 20। और अगर 60 माइनस 40 करोगे तो भी 20 आया। यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप डिफरेंस करोगे तो बात बिल्कुल सेम रहेगी। तो यहाँ पर जो आपको टी लेना है, ना 60 लेना है ना 40 लेना है, क्या लेना है ऐसे केस में? डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, ठीक है। और ऐसे केस में जब आप लोग करेंगे तो इस फॉर्मूले को ना लगाकर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय आरटी। प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 3 लीटर, आर की वैल्यू मैंने आपको बोली है 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी आ गई? 20। मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊं, तो ये कैलकुलेशन आप गूगल की मदद से या किसी की मदद से बिल्कुल भी मत करना और अपने हाथों से करना। नालायक हो? शाबाश हैं? बाईजूस से कैलकुलेशन कर रहा है। एक तो ऐसे मत करा कर भाई। पर बाईजूस में कैलकुलेशन कहाँ देता है? वो तो आंसर देता है सीधे। अच्छा, वही टेप देता है ना ये। तभी नंबर कम आए थे मेरे टेस्ट में। तेरे कौन से ज़्यादा आए थे? हाँ, इसके कम आया था। इस बार आ गए थे तेरे सही। 0.5 ज़्यादा आए। देखा, ये बोलने लायक नहीं है तू। जब उससे ज़्यादा आएंगे तब बोलियो। हाँ, पिछले वाला नहीं भाई, करंट में जीते हम तो। 0.5 ज़्यादा है आज तो बेटा। जयंत ने तेरी समझ जा। चलो इधर वापस आ जाते हैं। ये समझ में आ रहा है सारा टॉपिक? तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय आरटी का इस्तेमाल कैसे करेंगे आपको आइडिया लग गया। अच्छा, अब बेटा अब आप ध्यान सुनिएगा। डेंसिटी वाले में आपको डेंसिटी दी होगी, वॉल्यूम आपको दिया होगा, मोलर मास आप लोग ले लेना, है ना। वाटर की डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है या 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो आप लोग वो फिक्स रखें, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी ऑफ वाटर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये होती है, ठीक है। तो मास अपॉन में वॉल्यूम अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू है, ये फिक्स रहती है। एस नहीं है, रो है, RHO ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेंसिटी से। अगर आप लोग देखोगे ना तो आपकी कई किताबों में, जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, जो मैंने बोला है लेके शुरू करो, तो आपको रो का इस्तेमाल दिख जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी दे रखी होगी, वॉल्यूम दे रखी होगी। अगर नहीं दे रखा होगा, अगर वाटर होगा तो वाटर के लिए वैल्यू फिक्स है, वाटर की वैल्यू फिक्स है। वाटर का मोलर मास फिक्स है। मोलर मास मैंने निकालना सिखा दिया, दोबारा से बता देता हूँ। जैसे H2O दे रखा है तो पहले हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2। जैसे ही एलिमेंट बदलेंगे प्लस का साइन लगाइए, इसका 16 लगाइए, 18 हो गया। रो दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखा होगा, मोलर मास निकाल देना, इसको इसके इक्वल रख देना, नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को 7 फॉर्मूले का यूज़ करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब सारे बच्चे सभी के सभी 7 फॉर्मूले मेरे साथ बोलो, और कल तक मेरे को सातों के सातों फॉर्मूले सुनाना है। तो बताओ, पहला फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ, पहले मैं तो बोल दूं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर पहला मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर है? क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यूज समझ में आ गया? बेटा तू बोल नहीं रहा है, लाल टी शर्ट। हाँ, आवाज़ तो यहाँ तक नहीं आ रही, जरा सी क्लास है, लप्पू सी क्लास है, आवाज़ इसकी आवे ना है, हैं? आवाज़ मत निकाल, आवाज़ें निकाल ले बेटा। ये काम ना अलग जाके करा कर, शौकीन ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तेरे को कैसे पता? तेरी आवाज़ आती? ये 9th क्लास के बच्चे, वही तो मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना मैं ही बताऊँ तेरे को आवाज़ कहाँ से आती है। चलो अच्छा, अगला नंबर ऑफ मोल्स बराबर
एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 10 की पावर कौन माइनस कर रहा है 23। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23। अगला फॉर्मूला बताओ नंबर ऑफ मोल्स का। उससे अगला बताओ मास इनटू वॉल्यूम। मास मोलैरिटी। मास नहीं है ये, नालायक बच्चा, एक नंबर का बुद्धू। क्या है, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अच्छा फोर्स का फॉर्मूला लगा रहा है। अच्छा P = mv लगा रहा हूँ। वो देख, मुझे खुद नहीं पता क्या बोलना है, बोलना है मुझे तो। मास इनटू वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है, चेंज इन मोमेंट। तो सही तो बोल रहा है वो, mv को बोल रहा है चेंज इन। अरे उसने मास इनटू वेलोसिटी बोला था। चल आज तो जेंट फॉर्म में है भाई। अच्छा अगला बताओ नंबर ऑफ मोल्स बराबर अपॉन RT। R क्या है यहाँ पर, कौन सा कांस्टेंट पूछ लेगा तो गैस कांस्टेंट। और लास्ट फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन। क्लियर है सातों फॉर्मूले। तो ये अपना हो गया 7 पे 7 7 फॉर्मूले है ना। तो भाई साहब अगर ये कर लोगे, सट्टा नहीं सत्ता, 7 मैजिकल फॉर्मूलेज ब्रो हैं। कहाँ थे 8? नहीं बेटा ऐसे करे, 3 दिखाया था, एक इधर बंद कर दिया। चलो अब आ जाते हैं फटाफट से आगे। बस हो गया ना, मजाक में करते रहो, मजाक में जाके मैं हो गया, मतलब कर ला रही मैंने। और सुट्टा पीता है कौन सी, छोटी बड़ी बेटा, होंठ तो काले पड़ रहे हैं तेरे। गोल्ड फ्लेक कौन कह रहा है बता दूंगा भी तेरे को भाई, शाम को पापा को फोन मिलाता हूँ। गोल्ड फ्लेक 9th क्लास में आ गए बेटे, बहुत सारे चेंज आ गए होंगे तेरे को तो, है ना, 9th क्लास में आते ही। हाँ मैं समझ रहा हूँ, हो जाती है, कोई बात नहीं। मैंने भी शुरुआत 9 से ही करी थी। सुट्टा पीने की नहीं कह रहा मैं, वही जो तू काम सोच रहा है, बस समझ जा, समझदार का इशारा काफी है। चलो वापस आते हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है, वो है हमारे पास मास परसेंटेज। वैसे मैंने आप लोगों को मास परसेंटेज बताई थी चैप्टर 2 में, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास हेडिंग आने वाली है वो किसकी आएगी बेटा मेरे पास, मास परसेंटेज। बहुत ही आसान सा और बहुत ही लप्पू सा टॉपिक है ये, तुमसे हो गए ना है। तो कहने का मतलब मास परसेंटेज, सुनो मेरी ये बॉडी है ना, ऐसे क्या देख रहा है, मेरी ये बॉडी को मैं 4 हिस्सों में बांट रहा हूँ। एक ये जो गले से ऊपर का है, एक गले से पेट तक का, हमें तो आएगा ना तीसरा हिस्सा। क्या मतलब है, एक मान लो पेट से घुटने तक का, और तीसरा घुटने से नीचे पैर वाला, ठीक है। हिस्सा है तो आएगा ही ना, इसमें हंसने वाली क्या बात, ठीक है। हाँ वही, अब मैंने अपनी बॉडी के 4 हिस्से बना दिए, 1 2 3 4। मतलब इसे यहाँ दोनों में दिक्कत नहीं है, इस तीसरे वाले पार्ट में दिक्कत होगी। ये क्या है, मुझे बड़ा जानना है ये क्या है, हैं? तो ये नहीं दिखा दे को, समझ गया ना। 4 पार्ट हमारे पास ये। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट, ये मेरे पास सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। मेरे पास दिमाग का मास मैं मान लेता हूँ, कितना मानते हो, ब्रेन का मास 10 किलो। चलो 10 तो कह रही आधा किलो भी नहीं, 10 किलो। और ताज्जुब की बात देखो, आधा किलो भी नहीं है, फिर भी यहाँ पढ़ने आ रही है। इसमें कितना दिमाग होगा। चलो अगला देखो, इसका बताओ कितना मास से मानते हैं इसका, 40 किलो। 50 किलो का तो मैं खुद, तुमने पहले ही बता दिया। है इसका मास कितना है, 30 मास 0 नहीं हो सकता। शाबाश, ये लड़की है पढ़ी लिखी हुई, उसने कहा 0 ग्राम बेटा। हाँ समझ रहा है ना, इसमें 30 टांगों का मास 20, सबसे कम दिमाग है मेरे में। चलो खैर मान लिया। अब मैं कहता हूँ, मेरे को आप ये बताओ मास परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट मेरे पास कितना है। तो मास परसेंटेज ऑफ सेकंड पार्ट बराबर हो जाएगा मास ऑफ सेकंड
अपॉन में टोटल मास है ना, और ये क्योंकि मैंने बोला है परसेंटेज में, तो क्या करूंगा बेटा मैं इसमें इनटू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सेकंड का मतलब 40 अपॉन में टोटल कितना हो गया 100। क्या बात है, शाबाश। कितना आ गया बेटा, क्लियर है? हाँ 40%। सेकेंड पार्ट का मास मेरे पूरे उसमें 40%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। क्या है बेटा, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज में मैं आपसे पूछ रहा हूँ परसेंटेज मास कितना है सभी एटम का। ग्लूकोज का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया था, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब आपको बताना है कि इन सब का परसेंटेज मास कितना है, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो वैल्यू आती है वो देखो कैसे आती है, C6H12O6। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल मास देखो 72 प्लस 12 प्लस 96, ये तो आ गया 180। अब आपसे पूछा जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। तो बेसिकली ये वही तो कहानी हो गई, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, जितने पार्ट जोड़ते जाओ कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई। तो कार्बन मान लेना इस बार, इतने को हाइड्रोजन मान लेना, उससे नीचे को ऑक्सीजन मान लेना। कहानी क्लियर है? तो बस कार्बन का परसेंटेज मास कितना हो जाएगा 72, जितना टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन है, अपॉन में टोटल में कार्बन 180 इंटू 100। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा है 40% आ रहा है, करेक्ट 40% आ गया है। लो भैया और बताओ सर, लिख दिया। कैलकुलेशन सिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, कॉन्सेप्ट सिखाना है। कैलकुलेशन आप कर दिया था, ठीक है, और हो जाए जल्दी तो बता दिया। परसेंटेज हाइड्रोजन पूछेगा, तो परसेंटेज हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 12% ऑफ कितना 180 इंटू 100। इससे ये गया 6 दूनी 12, 6 तियां 18। ये आप सॉल्व करके मेरे को बता देना, जो भी आंसर आएगा आपका परसेंटेज हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर? परसेंटेज ऑक्सीजन 96 अपॉन में 180 इंटू 100। इससे ये गया 6 से ये भी जाएगा, 6 × 6 6 × 36, 6 तियां 18। सॉल्व कर देना 160/3। ये हमारे पास किसका आएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। कोई ब्लड तो नहीं हो रहा, दिख रहा है सारे पूरा तो ब्लर है। 6.6 आ रहा है सर उसका, जो हाइड्रोजन का परसेंटेज है। मैंने कहा था एक बार देख लेते, ब्लर था कब से, कोई बात नहीं। अब जो भी है यहाँ पर देखो, अगला देखो ध्यान से, उसको एक बार देख लिया था। अगर ब्लर हो रहा है तो फिर बस वो टैप कर लिया, ठीक है ना? ये कहानी क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगर, तो हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि यार मास परसेंटेज तो हमने निकालना सीख लिया है ना। अब यही चीज़ आप लोगों को चैप्टर 2 में थी, याद है, मास बाय मास। तो यहाँ पे यही तो है, मास बाय मास। ऐसे बोलेगा मास बाय वॉल्यूम, फिर होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जब चैप्टर 2 में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पेपर के दौरान आपके, तो यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज बोल देगा। तो भाई ये मास बाय मास ही तो है, मास ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल मास ऑफ कॉम्पोनेंट इंटू 100, ये मास बाय मास परसेंट। अब ये कहता है इसको हमें डिजोल्व कर दिया था सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है? वो जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब भी हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ मास परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं हमारे आज के अगले टॉपिक में, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन। और जो मोल फ्रैक्शन का टॉपिक है ये बहुत ही छोटू सा, प्यारा सा और लल्लू सा। देखो समझ में तभी आ जाएगा जब आप एक बार घर जाके इसकी प्रैक्टिस और करोगे, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको कि हम लोग काई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काई। ऐसे एल के नाम से जानता है? अच्छा एलगी, मुझे लगा एल कह रहा है। अबे नारायण गंदे गंदी बातें बताएगा, एलगी पूरा पूरा कर दो ऐसे। अरे यार बन जा, ये बन एक्स का बनता है, काई होता है, ठीक है? अब ये जो मोल फ्रैक्शन है, जिसको मैं बार बार एक्स लिखूंगा बस ऐसे सिंपल सा, क्या होता है आइए देखिए। मैंने आपसे कहा एक डब्बा दे दो, उस डब्बे में आपके पास एक तो ए टाइप का सब्सटेंस था और दूसरा बी टाइप का सब्सटेंस था। दिख रहे हैं दो अलग अलग सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस में आपको बताना है कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप लोगों को पहले तो मैं बता दूं मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। तो देखो जिसका पूछा है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा है,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स और ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मुझे 2 मिनट दो, मैं ये बता रहा हूँ। आपके पास काई बी जो निकलेगा ये निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये कैसे निकले, तो बेटा वही है जो हमने अभी सीखा था, जो अभी हमने सीखा था बिल्कुल वही करना है। लेट्स से ये जो बी वाला है, ए वाला, ये ए वाले हो गए और जो लाल वाले हैं सारे क्या हो गए, बी वाले, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी निकालना है। मैं आपसे कहता हूँ ए का 10 ग्राम आपको मास दे रखा है और इसका जो मोलर मास है ए का वो आपके पास है 4। ए का मास कितना दे रखा है 10 ग्राम और मोलर मास कितना दे रखा है बेटा 4 ग्राम, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ मास इतना है, मोलर मास इतना। सिमिलरली बी का मास दे देता हूँ 6 ग्राम और मोलर मास कितना दे देता हूँ बेटा मैं आपको 2 ग्राम, ठीक है, क्लियर। अब देखो पहला फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन में मोलर मास। क्या मैं इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यानी कि Na इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा मास अपॉन मोलर मास 10/4 यानी कि 2.5, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। दूसरा आपके पास आएगा Nb कितना है 6 ग्राम मास है, 2 ग्राम मोलर मास है, तो ये 3 आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। क्या आप लोगों ने Na निकाल लिए हैं? तो यहाँ पर आप Na की वैल्यू को पुट कीजिए 2.5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 प्लस 2.5, 3 प्लस 2.5 तो कितना आ गया 2.5/5.5। इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, अच्छा ये मैं ही करूँ, चलो कर ही देते हैं। 5 5 25 11, तो ये आएगा 0.46, 0.45 समथिंग आ जाएगा, क्लियर। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी में देखिए 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा 5.5, समझ में आ रहा है ना भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मैं डायरेक्ट लिख दिया इसको 3 प्लस 2.5, 5.5, 3/5.5 कितना आ गया, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये काट दो, 5 से 30, 5 से 11, 0.6 पे 0.55 आ गया, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से आप लोगों के पास आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी निकाल लिया। अब यहाँ पर आप लोगों को बी का निकालने की जरूरत भी नहीं है। हमेशा याद रखना कि जब भी मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो काई ए प्लस काई बी किसी भी अगर 2 का दे रखा होगा या 3 का या 4 का 5 का हो सकता है, इसे 5 6 सॉल्यूशन मिस कर देते हैं। तो क्या करते कुछ भी नहीं, N B C D E F G सबका निकाल लेते अलग अलग और उन सब का 1 के इक्वल हो जाता। यानी कि ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी 1 के इक्वल आएगी। तो आपको काई भी निकालना था तो काई भी कितना हो जाएगा 1 माइनस काई ए। तो यहाँ से आप अगर काई भी निकालेंगे तो 1 में से 0.45 माइनस कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 0.55 आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को टॉपिक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं अगेन बता रहा हूँ ये वीडियो केवल और केवल उन बच्चों के लिए है जो हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे 9th क्लास में बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं उनके में मोल कॉन्सेप्ट कट चुका है, इनके में केवल मोलर मास आ रहा है जो हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के यहाँ तक का टॉपिक में कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, अच्छा आप देखो एक चीज़ और होती है फॉर्मूला मास। क्या होता है फॉर्मूला मास? देखो फॉर्मूला मास और मोलर मास में ज़्यादा अंतर नहीं है। फॉर्मूला यूनिट मास देखिए क्या होता है, सिंपल सा टॉपिक है। जब वो आपसे कहता है कि आपको फॉर्मूला यूनिट मास दिया या आपको फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है तो इट इज़ नथिंग ग्रेटर देन दैट ऑफ मोलर मास। ये मोलर मास से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल सी बात है। मोलर मास हमने कैसे, जैसे NaCl का लिया था तो NaCl का हमने Na का प्लस और Cl का प्लस किया था, यानी कि 23 प्लस 35.5 किया था।
राइट, याद है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है 23 प्लस 35.5 की, इसमें मैंने क्या कर दिया 58.5। लेकिन कंपाउंड में अगर ये Na और Cl की जगह ऐसे दे देता है, ये Na प्लस का और Cl माइनस, यानी कि जब हम आयोनिक मास लेते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो वो मास मॉलिक्यूलर मास में बनकर क्या बन जाते हैं, उसके फॉर्मूला यूनिट मास। वैल्यू यही रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं है इसमें। फॉर्मूला यूनिट मास में और फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई डाउट? आगे चल सकते हैं। अब जो आज का लास्ट टॉपिक करा दूँ, थक तो नहीं गए, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, जो आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, वो आपके पास प्योरली 11th बेस्ड है, वैसे कॉम्पिटिशन में आ सकता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो, आप लोगों को कंपाउंड में कई बार दे देता है, 11th की केमिस्ट्री की बुक तो नहीं है आपके पास? है नहीं है, कोई बात, मैं आप लोगों को डेटा अपने आप दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ध्यान से, आप लोगों से कहता है एक कंपाउंड है, क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें 4 ग्राम तो हाइड्रोजन मिक्स है, ठीक है, और 80 ग्राम ऑक्सीजन मिक्स करेंगे तो गड़बड़, चलो अभी बनाया था, 80 ग्राम ऑक्सीजन है और 80 और 4 16 ग्राम क्या ले लें, ऑक्सीजन अगर बन रहा है 4 80 16 100 होना चाहिए ना बेटा, 12 दूनी 24 इधर कर देता हूँ, 16 चौक 64 इधर कर देता हूँ, 64 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है और 24 ग्राम ये और 12 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको दे रखा है, आपको बताना है व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर आपको ऐसे दिया है। देखो, एक कंडीशन ये होगी, या दूसरी कंडीशन ऐसी दे देता है कि वो कह देगा कि यहाँ 12 ग्राम हाइड्रोजन है और 24 ग्राम कार्बन है, बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। रिमेनिंग वो ऑक्साइड बना रहा है, ऐसे हिंट दे दी तो आप समझ जाना ऑक्साइड का मतलब बचा हुआ पार्ट ऑक्सीजन का है, तो बस इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देना, इन सबका सम 100 के इक्वल आना चाहिए, ये भी याद रखो, ठीक है। तो ऐसे भी आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हो। अब देखो, ऐसे स्टेप में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में डिवाइड करेंगे जो भी आपको गिवन मास है, डिवाइड द गिवन मास बाय रेस्पेक्टिव मोलर मास ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि जो आपके एलिमेंट का मोलर मास है उससे आप सबको डिवाइड करेंगे। देखो 12 अगर आपके पास आ गया तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 1, 64 ऑक्सीजन है तो इसका मोलर मास कितना होता है 16। हाँ, अभी कुछ ऐसे बनेगा, 24 यहाँ पे रहता है तो इसका मास कितना आ गया 12, ठीक है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसको काटा तो ये 12 बना, ये बना 4, अब ये बन गया 2, ठीक है। तो आपके पास जो डायरेक्ट कंपाउंड आ गया, आपके पास फॉर्मूला तो सिंपल बन जाएगा, लेकिन अभी आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना होता है कि डिवाइड द आउटकम। आउटकम क्या है, ये सारे आउटकम, डिवाइड ऑल द आउटकम्स बाय द लीस्ट आउटकम, यानी कि जो इन आउटकम में सबसे छोटा है उनमें से सबको डिवाइड करो। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे सबको, 2 से, यानी कि 12/2, 4/2 और 2/2, तो ये कितना आ गया 6, 2 और ये आ गया 1। अब थर्ड में आप अरेंज देम इन द ऑर्डर, अरेंज देम इन द ऑर्डर, यहाँ पर आप ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा। तो ये सबसे पहले किसका था, हाइड्रोजन का, यानी कि H के 6 हैं। दूसरा किसका था, O का, O के 2 हैं। लास्ट क्या था, कार्बन का, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा CH6O2। इस तरीके से कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला जाता है, ठीक है। सिंपल सा था, कोई टफ तो नहीं था। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है जैसे कि आप लोगों से बोलेगा बुक मेरे को दिख नहीं रही, डेटा एग्जैक्ट मेरे को अब याद नहीं है, और बुक है हरे से रंग की बुक है, वो बेटा अब मिल नहीं रही है, समय पर मिल गई मुन्ना, मिल गई मेरे लाल। 11th क्लास के होकर झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ तुमसे, अब तुम 11th क्लास के क्वेश्चन भी कर दोगे। और डेटा जो है वो Fe और ऑक्सीजन का है,
एग्जैक्ट डेटा मेरे को याद नहीं था, इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका क्वेश्चन। कहाँ गया ये? कह रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए ऑक्साइड ऑफ आयरन। ध्यान सुनिएगा, जिसमें इसने बोला है मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रेस्पेक्टिवली। क्या बोला है? 69.9 और 30.1, ये आप लोगों से बोला है। ठीक है, ये किसका दे रखा है आपको? आयरन का, और ये किसका दे रखा है? ऑक्सीजन का। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, ये एम्पेरिकल हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका निकाल। अब देखो ध्यान, कोई स्टेप में दिक्कत नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी एक रिलेशन होता है, मास दे रखा होगा इनटू n करेंगे। अब सब 56 मॉलिक्यूलर मास है ना। सब चीज़ मैं आपको यहाँ करा दूंगा, फिर आप 11th मेरे पास आओगे। हाँ, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? ऐसा नहीं है, थोड़ी चीज़ें थोड़ी हाई लेवल की भी हैं, फिर वो n वगैरह निकालना थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, तो आप ये चीज़ आराम समझ जाओगे। इसलिए यहीं तक रखूँगा, आप लोगों के कॉम्पिटिशन में सिर्फ यहाँ तक आए। ठीक है, तो आप पूछ लेना क्लास के बाद। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है Fe और A दे रखा है। सबसे पहला स्टेप क्या था? डिवाइड द गिवन मास बाय रेस्पेक्टिव मोलर मास ऑफ द एलिमेंट। यानी कि पहले स्टेप में मुझे इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 56 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे और इसको 60 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे। बेटा इसको डिवाइड करके देखा, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता है। चलो ये करता रहेगा बेटा, मैं बताया था तुम्हें, कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो। इसकी वैल्यू आएगी 1.2 और इसकी वैल्यू आएगी 1.8। ठीक है, हाँ याद है ना? क्या करूँ, क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा ध्यान से। नेक्स्ट अब देखिए ध्यान से। देन आपने इसके बाद करने के बाद आपके पास आउटकम आएगा। सभी आउटकम को लीस्ट आउटकम से डिवाइड करना है, यानी कि इन सब किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 1.2 से और 1.2 से। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 बनेगा और ये 1.5 आएगा। ये तो फंस गए, 1.5 नंबर में तो मॉलिक्यूल हो नहीं सकता, यानी कि आपके पास इसका फॉर्मूला बनेगा Fe1O1.5। ऐसे तो करना गलत। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे पॉइंट में आंसर आते हैं तो आप ऐसे केस में मल्टीप्लाई कीजिए बाय दैट नंबर so that the outcome is a natural number। तो आपका जो आउटकम हो गया हो जाए नेचुरल नंबर। तो क्या करूं मैं यहाँ पे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इस इक्वेशन में इंटू 2 कर देता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा Fe2 और O3, और यही मेरे पास उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं? सिंपल सी कहानी है, पहले मोलर मास से डिवाइड करो, फिर उनका लीस्ट से डिवाइड करो। नहीं है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। कहाँ से ख़त्म हुई थी? अभी। तो बस ठीक है, मतलब अभी आपको समझ में आ गया करना क्या है कि पहले आप मास से डिवाइड कर दीजिए, सबसे लीस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए। अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप लोग ऐसा करिए कि वो नॉर्मल हो जाए और उसके बाद आप फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, तो 9th क्लास के मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें इनफ हैं, मोर देन इनफ हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अपनी NCERT के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। पढ़ा तो नहीं कभी 9th में?